आदाब। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जम्मू कश्मीर के रविंदर शर्मा हैं। रविंदर जी, सबसे पहले आपका स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। कोविड-19 को लेकर जम्मू में यकायक मौत का फिगर बढ़ने लगा है और 192 कीमती जानें हम अभी तक खो चुके हैं। कश्मीर का फिगर 292 मार्च 24 से लेकर आज के दिन तक, और वहाँ अब ज़बरदस्त तरीके से जो है ऐसा लग रहा है कि एक तो मौत का फिगर नीचे आ रहा है और केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहाँ पर कमी रह गई और क्या कहेंगे आप जम्मू के प्रशासन को लेकर और उनकी कोविड-19 की तैयारियों को लेकर? देखिए, बड़ी गंभीर स्थिति है। पहले तो कश्मीर वादी में हालात काफ़ी जो है वो ग्रिम थे, लेकिन कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को उसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने प्रयास करके उस आंकड़े को कंट्रोल किया। आपने देखा, लेकिन वहाँ बिगिनिंग में कश्मीर के फिगर्स इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी, वजूहत जो भी हो सकती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ उस गंभीर स्थिति को संभाला। और आज आपको नज़र आता है कि जम्मू में कितनी स्लैकनेस हुई है और जम्मू के अंदर उस तरह का पैसा नहीं दिया गया। मैंने खुद जो फिगर्स हम बीच बीच में मीडिया के माध्यम से पता लगते हैं कि कोविड के दौरान भी जो पैसा दिया गया 10 करोड़ कश्मीर के हॉस्पिटल्स के लिए दिया गया, 5 करोड़ जम्मू के हॉस्पिटल्स के लिए दिया गया। लेकिन स्थिति ये है कि 8 महीने में ही सारा काम नहीं हो जाता। ये तो जनवरी से हमको पता था कि यहाँ कोविड आने वाला है। 30 जनवरी को पहला कांड हुआ देश के अंदर और उसके बाद पता लगा। तो जिस तरह की तैयारी देश भर में जहाँ होनी चाहिए थी वो तो है नहीं, लेकिन उससे पहले की परिस्थितियाँ क्या थी? क्यों जम्मू के हॉस्पिटल जो है वो ऑक्सीजन पे हैं? मैं तो हॉस्पिटल को ही कहता हूँ वेंटिलेटर्स पे थे, क्योंकि जहाँ व्यवस्थाएं जो बनाने का काम था वो पिछली सरकारों का था। लेकिन कोविड की तैयारी के लिए क्या किया गया? कश्मीर में प्लांट भी लग गए, ऑक्सीजन प्लांट भी लग गए, कश्मीर में व्यवस्थाएं भी ठीक हो गई, वहाँ इक्विपमेंट्स और लैबोरेटरी टेस्ट भी बेहतर हुए, वहाँ कम्युनिटी टेस्ट भी हुए। लेकिन जम्मू में हम क्यों सोए थे? और आज जम्मू का आंकड़ा देख लीजिए, और इसके साथ साथ जो हालात आते हैं, मान लीजिए ये इन्फेक्शंस हैं, इसका मुकाबला करना, लेकिन जो हालात आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के, जम्मू मेडिकल कॉलेज के, आज रजौरी की खबर है कि 34 वेंटिलेटर डिफेक्ट पड़े। वो मशीनरी खरीद करके रखने का मतलब क्या था? आपने जब उनको पता था कि जंग लगने वाली है, आपको पता था कोविड के साथ जंग है, आपने उसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त नहीं की और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है उस पर काम चल रहा है। पता चला कि यहाँ 2 प्लांट्स लगे हैं, वो 83 से 93 के बीच में ऑक्सीजन लेवल देते हैं, जबकि 99 जो है वो परसेंटेज जो है चाहिए परसेंट जो ऑक्सीजन के लेवल है वो वेंटिलेटर चलाने के लिए। आज ही खबर है कि यहाँ जो HDU है हाई डेंसिटी यूनिट, उसमें ही 34 वेंटिलेटर जो हैं वो नहीं चल रहे क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रविंदर जी, जैसे आपने कहा 343 के करीब वेंटिलेटर हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय काम नहीं कर रहे। हाई डिपेंडेंसी यूनिट में ये वेंटिलेटर लगाए गए हैं। इनको चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में एनेस्थीसिया असिस्टेंट, बाकी जो लोग डॉक्टर्स चाहिए वो नहीं है। आपसे समझना चाहूँगा, मार्च के महीने में जब ये दावा किया गया था कि पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मौजूद है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोविड कितना भी भयानक हो जाए हम इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन 11 लोग जम्मू में हम रोज 11 लोगों को खो रहे हैं। 7 मतलब 10 से नीचे तो ये आंकड़ा पिछले कई दिनों से नहीं आ रहा है। आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि प्रशासन तैयार था इस तरह की परेशानी के लिए? बिल्कुल तैयारी है। जो लोग दिल्ली से बड़े बड़े दावे करते हैं, मुझे माफ़ करना, यहाँ से दिल्ली तक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो है वो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल है ड्यूटी। लेकिन क्या तैयारी की जम्मू के लिए, जिसने बहुत बड़ा मैंडेट दिया? हम तो कहते हैं कश्मीर, लद्दाख सब जगह होनी चाहिए, लेकिन जम्मू के साथ इतनी बड़ी फौज। और कल जाकर के जो साबका मंत्री है वो पहुंचे रिव्यू करने, डॉक्टरों की परफॉर्मेंस लेंगे। 40-40, 30-30 साल जिनकी नौकरी है, जिनका एक्सपर्टीज है, वो कितने डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, कितने पैरामेडिक्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, देश भर में कितने डॉक्टर मरे हैं। डॉक्टर का कसूर कम है, डॉक्टर के पास PPE किट्स नहीं थे, लेकिन जिसने PPE किट्स मांगा वो ट्रांसफर हो गया था। शुरू में ही एक खबर आई थी कि उधमपुर जिले से किसी को रामबन भेज दिया, तो उसने मास्क मांगे, जब ग्लव्स मांगे, जब PPE किट्स मांगे, और उसके बाद किसी डॉक्टर ने हिम्मत नहीं की बेचारे ने। और आप डॉक्टर्स को क्या दिखाना चाहते हैं? डॉक्टर्स का कसूर तो सारे मान लेते हैं, उनका भी होगा, मैं किसी के लिए वकील नहीं हूँ,
लेकिन मुझे बताइए कि जम्मू के हॉस्पिटल्स को फेल करने वाले कौन हैं? जो पिछले चंद सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को चलाने वाले कल वही रिव्यू करते हैं। क्या उनको नहीं पता था कि इक्विपमेंट्स खरीद के रखे हैं तो ऑक्सीजन प्लांट की जांच होनी चाहिए? अगर ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं तो मुझे बताइए दिल्ली और यहाँ तक तैयारी क्या थी? क्यों कोविड के लिए तैयारी नहीं की गई? आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसे रूल्स हैं, कोई ऐसा प्रोसीजर है लेजिस्लेटिव असेंबली का कि पूर्व मंत्री मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर्स का रिव्यू ले सकते हैं? या ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पार्टी ना कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी ही अब सरकार है और सरकार भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको ये स्थिति लग रही है? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी पीछे से चलाती है, ऊपर से चलाती है, दाएं से चलाती है, बाएं से चलाती है, वो अलग बात है। जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन कोई पार्टी इस तरह से एक्स मिनिस्टर, एक्स लेजिस्लेटर, किसी कोई हैसियत नहीं कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली कोई ऐसा प्रावधान नहीं। ठीक है, आप एक्सपर्ट्स नहीं हैं। एक टीचर तो सीईओ भी बन जाए, डायरेक्टर भी रिटायर, वो टीचर है, वो एज ए एक्सपर्ट कहीं पे जाके लेक्चर दे सकता है अगर आप बुलाएं। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं दे आर द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। आप किसी रिटायर्ड डॉक्टर को बुलाते, वो एग्जामिन करते, रिव्यू तो करना होता है कि आप परफॉर्मेंस जज करते हैं, उनकी कमी को जज करते हैं, उनकी निकम्मेपन को कहीं जज करते हैं। आप उनको सिर्फ रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू ऑफिशियल मीटिंग में कैसे को रिव्यू कर सकता है? दे कैन गो एज ए डेलीगेशन। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएं, चीफ सेक्रेटरी के पास जाएं, कमिश्नर हेल्थ के पास जाएं, प्रिंसिपल के पास जाएं। एमपी साहब सिटिंग एमपी है, हालांकि उनकी भी कोई एक्सपर्टीज नहीं, लेकिन वो रिव्यू ले, कोई हर आदमी उठ करके रिव्यू लेना शुरू कर देगा। हर एमपी, हर जो है वो उसकी व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सिटिंग एमपी की बात अलग है। लेकिन सिटिंग एमपी कल ब्लॉक प्रेसिडेंट को लेके जाएगा, हेल्थ मिनिस्टर फिर और भी बहुत हैं जो आज तक, फिर हेल्थ R&B के मिनिस्टर भी हैं, फिर कल वो भी रिव्यू करेंगे, वो भी इंजीनियर्स को बताएंगे कि कैसे सड़क बनती है। कोई मिनिस्टर रहने से उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं आती हेल्थ के प्रति, इसलिए वो अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि आप जो 6 साल खास करके यहाँ सरकार रही 7 साल से, उसमें आपने क्या तैयारी की, कहाँ है आपका एम्स, मेडिकल कॉलेज की सारा नंगा पोल हो गया। इसलिए ये एक आप भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को कोई चिट्ठी लिखेंगे? आप विपक्ष हैं कि विपक्ष के इतने फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जो है, हम भी रिव्यू लेना चाहते हैं। अगर जो लोग, हालांकि इस वक्त तो कोई सरकार में नहीं है, लेकिन क्या आप भी चिट्ठी लिखेंगे? अगर उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, ये तो इंसल्ट है डॉक्टर्स का, दिस इज इंसल्ट टू द इंस्टीट्यूशन। और कमीशन हेल्थ जो है उसको फिर कोई जो है चेयर पे रहने का अधिकार नहीं, उसने कैसे अलो किया? एडवाइजर इंचार्ज हेल्थ, इसका मतलब वो इस काबिल नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन को चला सके। और साबका मंत्रियों को जो है रिव्यू रहना पड़ेगा और वो जवाब दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपने इंस्टीट्यूशन को तबाह नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नॉलेज में ये बात पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड टेक सीरियस नोट ऑफ इट। कि कल कोई R&B मिनिस्टर कहेगा जी मैंने R&B की मीटिंग लेनी है, परसों कोई टूरिज्म का मिनिस्टर रहेगा, कई मंत्री रहे, इसका कौन सा सिस्टम इवॉल्व करें? हम देख रहे हैं साबका मंत्री, साबका विधायक, साबका MLC जिन्होंने पैसे दिए उद्घाटन कर रहे हैं। भाई हमने पैसे दिए थे, दूसरे मंत्रियों ने भी दिए थे, जब वो एक्स हो गए उसके बाद वो उद्घाटन करने का प्रथा बंद है, वो अगले का राइट होता है। रविंद्र जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, कल से इंश्योरेंस स्कीम जो सरकार ने लॉन्च करी है, उस इंश्योरेंस स्कीम के अलग अलग जगह कैंप्स लगे। देखने को ये मिला कि जहां भी कैंप लगा वहां भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रधान या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी उस कैंप में बैठा हुआ था और वही लोगों को बता रहा था क्या करना है, कैसे करना है। आपसे समझना चाहूंगा, क्या आधिकारिक तौर पर सरकार ने बीजेपी के जितने भी प्रधान हैं उन प्रधानों को ये अधिकार दे दिया है कि आप जहां जाए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने कई बार सवाल उठाया, मैंने जो बात कही थी कि भाई मुझे बताइए कि एक्स मिनिस्टर किस कैपेसिटी में जा करके रोडों का, सड़कों का, गलियों का, चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं। एक्स MLA और MLC की जवाब ये दिया कि हमने पैसा दिया था जनाब, इसलिए हम उद्घाटन, पैसा अब घर से थोड़ा देते हैं हम, सरकार का पैसा था, सरकार चली गई, हम एक्स हो गए, उसके बाद आपको उद्घाटन करने का कोई अधिकार नहीं। वो अफसर करें, उसमें अथराइज होना चाहिए हर कोई आदमी। वो कई बार हमने उठाया, लेकिन किसी गवर्नर, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछा तक नहीं और हिम्मत नहीं हुई। तो इससे इरोजन ऑफ अथॉरिटी होता है, एक सिस्टम डिरेल होता है। आप जो सिस्टम डिरेल करें, कल हम भी चलेंगे, हम कहेंगे ये हमने दिया था, हाल अब बना है, 6 साल के बाद हमें भी रिबन काटने दो, हमारा भी नेम प्लेट लाओ।
लेकिन ये तरीका गलत है। इसी तरह से ये किया, इसी तरह से जो बात आप कह रहे हैं वो तो पब्लिक में आप जाएं, वहाँ कोई बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, पैंथर पार्टी का हो, वो लोग वहाँ सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऑफिशियल कैपेसिटी में कहीं नहीं बैठ सकते। लेकिन ये बहुत अजीब तरीका है कि कमेटियाँ उनकी बनाई जाती हैं और बीजेपी जो है वो सत्ता से बाहर होकर के ये बनाना चाहती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये उनके लिए शर्म की बात है कि हैंगओवर पावर का नहीं जा रहा, सत्ता का नशा नहीं खत्म हो रहा। आप एक्स हो गए, लेकिन आप सत्ता के नशे में जा करके उस कुर्सी में बैठ करके डॉक्टरों को भाषण देना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, तहसील अफसरों को देना चाहते हैं। ये तो मैं समझता हूँ एक डेमोक्रेसी का मजाक है और कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी प्रावधान का एक मजाक है। रविंदर जी, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीख रही है कि जब आप सत्ता में हो तो सत्ता में होने का मतलब क्या है? क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको पार्टी यूनिटियों को नहीं, हमने उनसे ये नहीं सीखना, गलत तरीका। अगर उन्हें कल वहाँ जाकर बैठा अपनी बेइज्जती करवाई, लोग जो पढ़े लिखे वो समझते हैं और इंस्टीट्यूशन की भी की है। हम ये नहीं है कि हम भी जाएंगे कि हमें चिट्ठी लिखेंगे जनाब हमें भी मौका दीजिए, हम भी रिव्यू करें। ऐसी बात हम नहीं करेंगे। जो संविधान, कानून और सही बात है, सही प्रथा, उसी पे चलेंगे। इसलिए रूलिंग पार्टी हो, विपक्ष हो, पॉलिटिकल पार्टी का काम है मीडिया के माध्यम से अथॉरिटीज़ को अपराइज करना, अथॉरिटीज़ के पास पहुंचना अगर कोई मिले। लेकिन पिछले 2 साल के बाद, 2.5 साल में पहली बार हमारे कांग्रेस के 2 नेता सैफुद्दीन सोज साहब, जब मीर साहब को गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बुलाया तो मिले। और लेकिन यह है कि गवर्नर को भी इतना डर था कि उनकी नौकरी जाती थी शायद कि वो किसी कांग्रेस या विपक्ष के किसी नेता को, कांग्रेस को छोड़ लीजिए, मुझे बताइए और कितने विपक्ष के दल थे। यहाँ छोटी सी पार्टी, एक पैंथर पार्टी ही, जम्मू की बात करते थे, जो भी करते हैं, हमारी उनकी आइडियोलॉजी के अलग बात होती है। किसी ने पूछा उनको, बुलाया कि नहीं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ कितनी बार सत्ता में रही, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर साहब देखे आपने कि वो सिर्फ एक पार्टी को मिलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है एक ही पार्टी रहे, बाकी पार्टियाँ सिर्फ कमज़ोर आवाज़ उठाने के लिए नहीं, उतनी आवाज़ ना हो कि लोग उनकी आवाज़ सुन लें। और अगर कहीं आवाज़ उठाते भी हैं, कहीं बलात्कार के खिलाफ, गैंग रेप के खिलाफ, उसके खिलाफ भी आपने देख लिया इस तरह डंडे बरसाए जाते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर। और गलती क्या है कि रात के 2:30 बजे जोगी जी साधु का बेस पकड़ के उनके राज में हिंदू धर्म के सारी रीति रिवाज को छोड़ करके गैंग रेप की एक बच्ची को मरने के बाद ये हालत होती है। माँ बाप को मिट्टी और हल्दी लगाई जा सकती, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए। सारा विपक्ष था, आप देख लीजिए, एमपीज को डंडे पड़ रहे हैं, धक्के पड़ रहे हैं। ये राज है भारतीय जनता पार्टी का। और वही मोदी जी जो कहते थे चिल्ला के कि दिल्ली रेप की राजधानी बन गई, एक रेप हुआ था, पूरा कानून बदल गया, वो फांसी के तख्ते पर पहुंचे। यूपी में दूसरे ही दिन दूसरा बलरामपुर में उसी तरह का रेप कांड हुआ, बच्चियों के साथ गैंग रेप करके ऑटो में डाल के घर फेंक देते हैं। पुलिस पर्चा नहीं करती, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। डीएम कहता मीडिया वाले आज हैं कल नहीं होंगे, हम ही हैं यहाँ, छोड़ दो। माँ बाप को धमकाते हैं, गरीब दलील। उससे पहले हमने देखा एक एमएलए साहब इनके वो फंसे थे, ट्रक चला करके परिवार को ख़त्म किया। फिर एक सिटिंग एमपी साहब जो बड़े भारे हिंदू धर्म के निर्माता और ठेकेदार हैं, साक्षी महाराज जी, वो जेल में मिलने जाते हैं ऐसे आदमी के खिलाफ जिसके खिलाफ आरोप हो। और इस तरह की मर्यादाएं हैं। विपक्ष में तो बड़ी चिल्ला के बातें पूछी जाती थी, आज सत्ता में बैठे हमने कहा इंसाफ करिए, लेकिन इंसाफ की गुहार कहीं भी आप लगाओ। इसलिए ये तो बेटी जलाओ पार्टी हो गई है। इस तरह की हम कहते थे भारत जलाओ से अब बेटी जलाओ, इनके हाथ में रात के 2:30 बजे बेटी जलाई जाती है। और यहाँ मेडिकल कॉलेजेस की जो कोविड की सिचुएशन है देश भर में, आज 1 लाख से ऊपर केस है, कोई प्रधानमंत्री जी रोज भाषण नहीं देते, कोई बुलेटिन नहीं आता। शुरू में बुलेटिन आता था, अब तो बुलेटिन ही बंद हो गए, खबरें भी तोड़ के लगाई जाती है, जम्मू का आंकड़ा अलग, कश्मीर का अलग, ताकि लोगों को पता ना लग जाए कि कितना 1000-1200 केस पर डे आ रहा है जो टेस्ट हो रहे हैं, जो इन्फेक्शन नज़र आ रही है। बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जिनके टेस्ट नहीं होते, वो चले गए। जो ऑफिशियल आंकड़ा आप बता रहे हैं 272 है शायद जम्मू का, लेकिन जो भी आंकड़ा आप बता रहे, हमें गंभीरता ये है कि जम्मू के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उधमपुर नहीं है, मेंढर नहीं है, जोरी नहीं है। मुझे बताइए कि इस गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने, और खासकर कोविड की थ्रेट में क्या तैयारी की थी? बीजेपी ये बताए, एक्स हेल्थ मिनिस्टर भी ये बताएं कि हमने क्या तैयारी करवाई थी एज ए एक्स हेल्थ मिनिस्टर, अपनी पार्टी को, दिल्ली की गवर्नमेंट को और यहाँ की गवर्नमेंट को क्या एडवाइस की थी। अब तो लोग मरना शुरू हो गए।
अब ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो है वो पिछले दिनों 15 दिन पहले पैसे 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद गवर्नमेंट रिलीज करती है जम्मू के हॉस्पिटलों को। डॉक्टर क्या कर लेंगे? डॉक्टरों की भी गलती होगी, लेकिन सारी गलती उनकी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, और आपने सुन लिया क्या कहना है इनको जम्मू कश्मीर की कोविड स्थिति।